Hello everyone. So today we are going to continue with our CSE PYQs of economics from 2022. ओके थोड़ा सा टाइम लगता है एक पेपर को कंप्लीट करने के लिए, खास करके ये जो CSE की इकोनॉमिक्स है, बिकॉज अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम CA. ठीक है, या फिर कोई भी करंट अफेयर में कोई एक टर्म होगा या फिर जो आजकल चलता रहता कोई भी टर्म चल रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं खास करके CSE में. और जो आपके बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं उससे इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं. बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेस किस लिए होते हैं आपके इकोनॉमिक्स के लिए, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझो उनके लिए. चलिए आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे एक दूसरे के पेपर्स में आते हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं. उसने बोला दैट रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो है एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है वो किससे रिलेटेड है. चलो ठीक है, अगर आपको CSE में नहीं पता होता तो आप छोड़ सकते थे इसको. ठीक है, वैसे इसका आंसर इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. फाइनेंसिंग, रैपिड फाइनेंसिंग से पता चलता है कि जिनको अर्जेंटली डिमांड है पैसे की तो उनको फाइनेंस किया जाएगा या उनको क्रेडिट दिया जाएगा. ठीक है, तो ये IMF के जो भी कंट्रीज होती है IMF उनको प्रोवाइड करता है. अब ये आया था आपका CSE 2022 में. ठीक है, मतलब अराउंड आपका मई में पेपर हुआ होगा, मई जून में, तो तब आया आपका पेपर. अब देखते हैं CDS में. देखिए CDS का जो ये मैंने आपको पिछली बार कराया था, पेपर सॉल्व कराया था, तो CDS 2 2022 में, मतलब उसके बाद ही होगा, सितंबर में होगा ये वाला पेपर. तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था दैट इज एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी. अगर आपने उस साल का CSE सॉल्व किया होता तो आपको इतना तो पता होता कि जो UPSC है वो IMF पे क्वेश्चंस डाल रही है. तो अगर आपको गेस लेना होता तो आप किस पे लेते, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस नहीं पता होते. ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता तो क्या करेंगे फिर हम. उसने IMF पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर IMF हो सकता है. तो जब आप गैस लेते हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, आपको वाइल्ड गैस नहीं लेना होता. ठीक है, जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे. जैसे एक बार कौटिल्य पूछा था तो CSE में भी पूछा, CDS में भी पूछा. ठीक है, CDS में आंसर उसका कौटिल्य था. तो इन सब पे आना, इस आंसर पे आना इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वो पूछ कहाँ से रहा है. क्योंकि जब एक साल में अगर कोई भी पेपर हो रहा है, खास करके UPSC, तो इसका मतलब उसके दिमाग में IMF चल ही रहा था उस टाइम पे, इसीलिए वो क्या करेगा, दूसरे पेपर पे भी डाल देगा. ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दैट इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग. उसने बोला दैट एन इंक्रीज इन नीड इंडिकेट अप्रिसिएशन. नाउ व्हाट इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल हमारा रुपी है तो मैं 1 रुपये से, मतलब जो भी मेरी पैसे हैं, तो उससे मैं कोई भी फॉरेन करेंसी कितनी खरीद सकती हूँ या सकता हूँ इन पैसों से, दैट इज एक्सचेंज रेट तुम्हारा. ठीक है, अगर तुम्हारा एक्सचेंज रेट ज़्यादा है इसका मतलब आप अपनी कम रुपी से भी आप ज़्यादा फॉरेन करेंसी क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो अच्छी है, मीन्स अप्रिसिएशन है हमारी करेंसी का. बट फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो अभी उसमें, तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू वो डेप्रिसिएट कर जा रही है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर. अगर आप देखोगे $1 की वैल्यू अभी कितनी हो गई है, अराउंड 86 to 87 लगा लो आप. ठीक है, 87 88 भी चला जाता है. तो इसका मतलब है अगर आपके डॉलर की वैल्यू जो है वो हमारे 86 87 के रुपये में, इसका मतलब जो वैल्यू है डॉलर की या फिर जो एक्सचेंज रेट डॉलर का अच्छा है, इंक्रीज है, इसका मतलब इसकी जो डॉलर की वैल्यू है वो अप्रिसिएट कर रही है और हमारी जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट कर रही है. डेप्रिसिएट कर रही है मतलब एक्सचेंज रेट उतना खास नहीं है हमारा, है ना. तो इसका मतलब एक्सचेंज रेट अगर आपका कम होगा तो हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो डेप्रिसिएट करेगी, कम होती जाएगी. हमारी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्री की जो करेंसी है उससे कम हो जाएगी. अब नॉमिनल एक होता है इसमें, नॉमिनल एक्सचेंज रेट एक होता है आपका रियल इफेक्टिव. नॉमिनल में क्या होता है, जो भी आपका इन्फ्लेशन है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता. ठीक है, फेस वैल्यू पे दिया जाता है. बट रियल में क्या होता है, इन्फ्लेशन भी देखा जाता है. ठीक है, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि हमारी जो वैल्यू है डिप्रिसिएट कर रही है कि या फिर अप्रिसिएट कर रही है. ओके, अब अगर पहला स्टेटमेंट देखोगे उसने क्या बोला है दैट नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है इंडिकेट अप्रिसिएशन ऑफ रुपी. मैंने अभी बताया कि जितनी हमारी करेंसी की वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, तो इसका मतलब इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ज़्यादा, इसका मतलब हमारी रुपी की वैल्यू ज़्यादा है, अप्रिसिएट हो रही है. तो बिल्कुल सही है. एन इंक्रीज इन द रियल इंडिकेट इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस. क्या ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा? आप खुद बताइए, अगर हमारी
जो रुपी की वैल्यू है वो ज़्यादा है ना। अगर हमारी रुपी क्या होती है ना, अप्रिसिएट करती है या ज़्यादा होती है, तो हम एक्सपोर्ट सस्ता नहीं कर सकते। हमारा जो एक्सपोर्ट हो जाएगा वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, समझ रहे हो, हमारा एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे हम शायद $1, अब हमारी क्या है, करेंसी सस्ती है, अगर हमारी करेंसी सस्ती होगी, ठीक है, और डेप्रिसिएट करती जा रही, वैल्यू कम होती जा रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है, बाहर की कंट्रीज में सस्ते उसमें बेच सकेंगे हम चीज़ें, है ना। जहाँ पे अगर $1 की वैल्यू है 50 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, और वहीं पे $1 की वैल्यू है 87 रुपीज़, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट करूँगी कि यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट करूँगी, ये है मेरी रुपी की वैल्यू अप्रिसिएशन में है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं $1 के 50 चीज़ें ही बेच पाऊंगी उनको, बट यहाँ पे क्या होगा, डेप्रिसिएट हो गई हमारे रुपी की वैल्यू, तो मैं $1 में 87 अमाउंट या फिर 87 यूनिट्स को क्या कर पाऊंगी, बाहर एक्सपोर्ट कर पाऊंगी। इसका मतलब हमारी जब भी रुपी की वैल्यू डिप्रिसिएट करती है तो हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। सो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज एन इंक्रीज ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि बाहर कितना इन्फ्लेशन है, हमारे यहाँ पे कितना इन्फ्लेशन है, उसके रिगार्ड में या उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, आपका नीर और रीर को क्या किया जाता है, डाइवर्जेंस को कैलकुलेट किया जाता है, या फिर नीर और रीर क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। बेशक हमारी अगर आप वैल्यू देखोगे डॉलर के उसमें तो हमारी डेप्रिसिएट ही कर रही है, बट अगर आप बाकी कंट्रीज के साथ वैल्यू मैच करोगे तो हम ठीक उस पर चल रहे हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है हमारा, है ना, तो उस वजह से भी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएट। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 3, 2 गलत हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने पास, इंडियन इकोनॉमी में क्या है। इफ़ द इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा क्यों होता है, अगर मार्केट में जो पैसा है आपका, मनी सप्लाई है वो ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है बट चीज़ों की क्या है, सप्लाई कम है, तो मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। अगर आरबीआई बाय कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो इसका मतलब पैसा कहाँ पे जाएगा, पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेंड करेगी मार्केट में, तो मतलब मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा जब सेल होगा, जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल होंगी, क्योंकि अगर मैं कुछ भी चीज़ बाय कर रही हूँ तो बदले में मैं क्या करूँगी, पैसा दूंगी ना, मनी सप्लाई वहाँ पे जाएगी, मार्केट में जाएगी, तो मनी सप्लाई मार्केट में जाएगी, इसका मतलब लोगों के पास जाएगी मनी सप्लाई। ऑलरेडी लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, मेरे को कम करनी है, तो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय नहीं कर सकती, मेरे को सेल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रुपये रैपिडली डिप्रिशिएट कर रहा है तो आरबीआई क्या डॉलर सेल करेगा मार्केट में, बिल्कुल करेगा। अगर डेप्रिसिएट, अभी भी आ रहा था कि हमारी जो वैल्यू है रुपी की, तो वो क्या हो रही थी, डिप्रिसिएट हो रही थी, तो इस वजह से क्या किया जा रहा था, हमारे जो फॉरेक्स एक्सचेंज है उनको भी बेचा जा रहा था, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। अगर इंटरेस्ट रेट यूएसए या यूरोपियन यूनियन में गिरते हैं तो क्या आरबीआई डॉलर्स बाय करेगा, ऑब्वियसली करेगा। अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ही कम हो रहा है ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की क्या करेंगे, करेंसी बाय करने की कोशिश करेंगे, कम इंटरेस्ट रेट है ना, तो सही है, बिल्कुल सही है। सो 2 और 3 वुड बी द आंसर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज एक्सपेंडिचर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपको कैपिटल बताया था, तो कैपिटल में क्या होता है कि आपकी या तो लाइबिलिटी कम होती है, ठीक है, या फिर आपका कोई एसेट बनता है कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह में। कैपिटल अकाउंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके एसेट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो क्या अगर न्यू टेक्नोलॉजी लोगे तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी लोगे, उससे आप प्रोडक्शन करोगे, तो लॉन्ग टर्म में आपका क्या बनेगा, एसेट्स बनते जाएंगे। दूसरा है डेट फाइनेंसिंग, क्या कैपिटल है, और इक्विटी फाइनेंसिंग। देखिए दोनों के दोनों, चाहे वो इक्विटी फाइनेंसिंग है चाहे वो डेट फाइनेंसिंग है, दोनों के दोनों क्या आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं, रेवेन्यू में नहीं आते। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, डेट फाइनेंसिंग में भी क्या किया जाता है, मनी बोरो करता है,
ठीक है, मनी बोरो करी जाती है। जब भी बोरोइंग की बात आती है, बोरो किस लिए किया जाएगा, ताकि कहीं तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। गवर्नमेंट करता है ना, तो बोरो करता है मनी ताकि इन्वेस्टमेंट करा जाए। जहाँ पे भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा वहाँ से पैसा आएगा तो यहाँ पे दिया जाएगा, है ना। तो लॉन्ग टर्म में एसेट्स बन रहे हैं और सेम आपका इक्विटी फाइनेंसिंग में भी होगा, ठीक है। इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होता है, अगर आप देखोगे, आप स्टॉक्स वगैरह खरीदते हो, ठीक है। अब आपने जहाँ पे पैसा लगाया, अगर आप पैसा लगाया, कोई भी स्टॉक है खरीदा आपने, उसमें इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। अब बदले में ये क्या देते हैं उनको, कोलेटरल की फॉर्म में क्या देते हैं, शेयर्स दे देते हैं कि ठीक है तुम हमारे शेयर्स रख लो जब भी, और हम मेरे को पैसा दे दो, तो मैं वो पैसा कहीं पे भी लगा दे, चाहे इंफ्रा पे लगा दे, कुछ भी लगा दे, तो यहाँ से जो रिटर्न आएगा तो वो इन शेयर होल्डर्स में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, एसेट्स बन रहे हैं। सो दोनों क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। सॉरी, ए पार्ट आ जाएगा। Indian economy, a share of household financial saving goes toward government borrowing and dated security issued at market rates in auction form a large component of internal debt। अगर आप पहला देखोगे, जैसे हमारे क्या होते हैं ना, कुछ पेंशन फंड्स हैं या फिर इंश्योरेंस है, तो हम क्या करते हैं, जैसे पेंशन फंड में हमने पैसा डाला, या फिर आपका LIC है, इंश्योरेंस कोई भी कंपनी है, उसमें हमारी जो सेविंग्स होती हैं, हाउस होल्ड की जो फाइनेंशियल सेविंग है, मैंने सेव किया, मैंने पेंशन फंड में डाला। अब वो पेंशन फंड में जो पैसा गया, ठीक है, पेंशन फंड में जो भी पैसा गया है या फिर इंश्योरेंस कंपनीज में, तो वो पैसा कहाँ होता है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होता है या गवर्नमेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट के पास गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ से पैसा बोरो करेगी, हम लोगों से पैसा बोरो करती है, उसको कहीं और लगाएगी, प्रॉफिट होगा तो हमें फिर से वापस क्या हो जाएगा, जो भी पेंशन की फॉर्म में हमें दिया जाता है। सो इसीलिए ये करेक्ट है कि गवर्नमेंट बोरोइंग में जाती है। नेक्स्ट आता है डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शंस। अब क्या होता है, कुछ सिक्योरिटीज दी जाती हैं कि आप क्या करो, हमें पैसा दे दो। गवर्नमेंट बोलती है, जैसे इन्वेस्टर्स को बोलेगी, हम लोगों को बोलेगी आप हमें पैसा दे दो, ठीक है। अब पैसे के बदले में हम आपको क्या देंगे, कुछ सिक्योरिटीज देंगे, सिक्योरिटी दे देंगे एक, कि हम क्या करेंगे, जितना भी आपका पैसा लिया है हम इतने टाइम में आपको वापस लौटा देंगे, विद इंटरेस्ट रेट के साथ हम तुम्हें लौटाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, गवर्नमेंट बोरो कर रहा है। अब ये जो गवर्नमेंट बोरो करता है ना, मतलब ये ऑक्शंस किया जाता है, ऑक्शंस होती हैं कि कौन कौन सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहता है ना, कितने पैसे उसे खरीदना चाहता है, तो फिर गवर्नमेंट उसको क्या करती है, एश्योर करती है कि हम इसको वापस कर देंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में विद इंटरेस्ट रेट के साथ। बट ये जो बोरोविंग गवर्नमेंट करती है ना, सबसे ज़्यादा जो इंटरनल डेट होता है, कर्जे में होती है ना गवर्नमेंट, वो इंटरनल बोरोविंग से ही होती है, क्योंकि उसको एक्सपेंडिचर करना है बट उसके पास पैसा नहीं है पैसा तो कहाँ से लेगा, बोरोविंग करेगा। तो सबसे ज़्यादा उस पर जो डेट होता है वो इंटरनल बोरोविंग्स की, ये जो बोरोविंग्स होती है उनकी वजह से ही होता है। सो आंसर इज सी। ये आप नीर एंड रीर आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। अब आप बताइए, बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उस पर आप पैसा लगाते हो, ठीक है, या फिर जो भी आपने शेयर्स वगैरह खरीदे, आपने खरीद लिए या बॉन्ड्स वगैरह खरीद लिए। अब आपने, आज इसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 45 रुपीज़ थी, ठीक है। अब वो क्या हो गया, अगले 10 साल बाद क्या हो जाती है, 100 रुपीज़ हो जाती है फॉर एग्जाम्पल। अब मेरे को एक बात बताइए, जब मैंने इस टाइम पे 45 रुपीज़ लगाए थे, है ना, तो अब 10 साल बाद वो 100 रुपये हो रहे हैं। तो 10 साल बाद इस टाइम पे जो 100 रुपये की वैल्यू होगी और 10 साल बाद जो 100 रुपये की वैल्यू होगी, क्या वो सेम होगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में क्या हुआ होगा, इन्फ्लेशन भी तो आया होगा। आज अगर आप बात करोगे, आज के जो 10 लाख आप पकड़ो और पिछले 10 साल में, 10-20 साल पहले जो 10 लाख की वैल्यू थी वो अलग थी। उस टाइम पे 10 लाख की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, आज के टाइम पे उतनी नहीं है जितनी पहले थी, क्योंकि इन्फ्लेशन आया। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, ये जो बॉन्ड्स होते हैं इसमें ये श्योर किया जाता है कि आपको हम क्या करेंगे, जिस भी मार्केट प्राइस पे आप बॉन्ड्स खरीद रहे हो, एक फिक्स तो क्या किया जाएगा, आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा कि जैसे बोलो कि हर साल 3% या हर साल 10%, 15% जो भी दिया जाएगा आपको, प्लस आपको क्या किया जाएगा, जितना भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल हर साल 2% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो 2% भी ऐड किया जाएगा, ताकि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उस पर आपका प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़े ना कि हमने 10 साल पहले 100 रुपया लगाया और आज वो 200 रुपये हो गया, है ना, तो वो उस टाइम पे जो 100 रुपये की वैल्यू थी, आज भी तुम उसी वैल्यू पे तुम
उनको प्रॉफिट दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जितना जितना उस पर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, जिसमें क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। सो गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोविंग, बिल्कुल। तो क्या किया जाता है, जब भी इशू किया जाता है ना बॉन्ड्स को, तो उस टाइम पे कूपन रेट को क्या किया जाता है, फिक्स करा जाता है। बट वो आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन, तो ये भी सही है। आईआईबी जो होते हैं प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर, मैंने वही बोला कि इन्वेस्टर्स जो है, तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या फायदा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है फिर भी आप उसका रेट जो है वो बढ़ा नहीं रहे हो, इंटरेस्ट रेट, तो इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होगा। बट यहाँ पे क्या किया जाता है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। अनसर्टिनिटी हो सकता है बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, अगर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, इसका मतलब आज से पहले जो 100 रुपये की वैल्यू थी, है ना, वो 100 रुपये की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना। आज जो पिछले उसमें 10 रुपये की वैल्यू होती थी, आज वो 100 रुपये की वैल्यू है ना। 10 रुपये की जो पहले चीज़ें आती थी, आज वो 100 रुपये में भी नहीं मिल रही हैं। इसका मतलब इन्फ्लेशन आ रहा है ना, ठीक है। सो द इंटरेस्ट रिसीव एज वेल एज कैपिटल गेन और नॉन टैक्सेबल। देखिए जब भी ये बात आती है ना कि ये टैक्सेबल नहीं है, तो वो जनरली स्टेटमेंट क्या होती है, गलत होती है। अगर आप पिछले साल अगले साल का पेपर देखो ना, ये 2023 में आप कर सकते थे, पीछे भी टैक्सेबल वाला बोला, इसमें भी जे मैंने आपको कल कराया था कि एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। देखिए सेम स्टेटमेंट है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, अगर आपने इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया हो ना, तो आगे चल के आपको हेल्प करता है। तो नॉन टैक्सेबल नहीं होता। अगर आज आपने बॉन्ड्स लिए हैं, ठीक है, और आज आप 10 15 20 साल बाद अगर आप सेल करते हो, तो उस पर जो आपका प्रॉफिट होगा उस पर आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। कैपिटल गेन पे क्यों नहीं टैक्स होगा। तो 3 वाला गलत हो जाएगा, 1 and 2 विल बी द आंसर, ठीक है। और इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो होते हैं, आपको कम से कम 10 साल के लिए उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर आप 10 साल से पहले निकालने की मतलब चाहते हो कि निकालना है, तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा उस पर, ठीक है। बाकी आप इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड यहाँ से पढ़ सकते हो, मैंने आपको अच्छे से करा दिया। एक और चीज़ होता है, 2013 के बजट में अनाउंस किया था और ऐसा बोला था कि इसमें से जो पैसा होगा, जो भी इन्वेस्ट कर सकता है, तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे LIC हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, उनको 80% के बॉन्ड्स उनको दिए जाएंगे। बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको 20% का दिया जाएगा। ये ऑप्शन कौन करता है, RBI करेगा, डायरेक्टली करेगा। एंड इसमें से पैसा किसको मिलता है, गवर्नमेंट को। मिनिमम मैक्सिमम है 10,000 और 25 lakhs, रिडीम हो सकते हैं आफ्टर 10 years, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, दैट फॉरेन ओन्ड ई-कॉमर्स जो होते हैं फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। अब जो फॉरेन ओन्ड ई-कॉमर्स है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जिसपे आप कुछ खरीदते हो, बेचते हो, ठीक है, Amazon हो गया या जो भी है, तो अब दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेसेस। याद रखिएगा, जो ई-कॉमर्स वाले होते हैं वो खुद का गुड सेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर कोई भी Amazon है, अब Amazon का ही प्रोडक्ट है या फिर उन्हीं का कोई प्रोडक्ट है, तो वो Amazon क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट को आगे आगे करेगी ना, वो उसी को प्रमोट करेगी, वही लोगों को दिखाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या हो जाएगा, बाकी के प्रोडक्ट्स जो हैं या बाकी के जो भी सेलर्स होंगे उनके साथ क्या हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा, बिकॉज उनको तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। इसीलिए अगर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो वो अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती। सो दिस इज रॉन्ग। डिग्रीज टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स, ऐसा नहीं है, कितना भी बड़ा सेलर आपका क्या हो सकता है, कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी पे आ सकता है, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि कितना बिग सेलर होगा प्लेटफॉर्म पे, तो दोनों ही आपके गलत हैं, ठीक है। अब वो बोलता है दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट। देखिए रियल सेक्टर क्या होता है, रियल सेक्टर होता है जिसमें रियली क्या बनती हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, या फिर आप टैंजिबल बोल सकते हो। टैंजिबल क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हो। टैंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं, दैट कम्स अंडर योर रियल सेक्टर्स। तो इसमें आता है फार्मर्स आ गया, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग। बट अगर आप ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स देखोगे, अगर आपको नहीं भी पता रियल सेक्टर क्या होता है, तो भी आप यहाँ पे देखिए, ये जो 2 स्टेटमेंट है ये एक दूसरे के साथ साथ लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ, जैसे हार्वेस्टिंग क्रॉप है, यहाँ पे भी वो बोल रहा है रॉ कॉटन को फैब्रिक्स में होता है, तो दोनों फिजिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखो, ये बैंक की बात कर रहा है और ये भी कॉर्पोरेट बॉडी है, बॉन्ड्स की बात कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है। या तो 1 and 2 आंसर होगा, या तो 3 and 4 होगा। इन तीनों का कोई तो मिक्स नहीं हो रहा, या इन तीनों का कुछ तो भी नहीं हो रहा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 and 4 तो कहीं पे है नहीं है, बट 1 and 2 है। सो आंसर इज 1 and 2। ये सोच सकते हो ऐसे आप क्वेश्चन को। नाउ व्हाट आर इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स। इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स क्या होते हैं, अब जैसे कि कोई भी फॉरेन कंपनी है या फॉरेनर है कोई भी, वो क्या करता है, हमारे जो इंडिया का कोई भी प्रोजेक्ट है, इंडिया का प्रोजेक्ट है या कंपनी है, उसमें ये क्या करता है, शेयर्स को बाय कर लेता है।
शेयर्स को बाय करता है। अब जब शेयर को बाय किया, अगर प्रॉफिट आया तो इसने क्या कर दिया, बेच दिए, और यहाँ से ट्रांसफर कहाँ पे चला जाएगा, जो भी प्रॉफिट वगैरह हुआ होगा इस फॉरेन कंपनी को मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, ट्रांसफर तो हो रहा है, शेयर्स का ट्रांसफर हो रहा है, बट इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एसेट्स वगैरह है, वो डायरेक्टली इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, एसेट ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, जो उस पर प्रॉफिट हो रहा है या फाइनेंशियल जो शेयर्स हैं उनका ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज इनडायरेक्ट ट्रांसफर। तो आ जाएगा, एक फॉरेन कंपनी अपने ट्रांसफर करती है शेयर्स एंड सच शेयर डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। और जो वो शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यू किस पे ऊपर डिपेंड होती है, जो भी हमारे एसेट्स हैं इंडिया में, ठीक है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, कुछ भी है, तो उनसे जो डिराइव होके आपकी वैल्यू जा रही है एसेट्स की, वो जा रही है उनके पास, ना कि एसेट खुद का खुद उधर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी कंपनी को वो ले लेंगे, या फिर एनर्जी सेक्टर में जो एसेट हैं वो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। सो आंसर इज डी पार्ट। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू CSC 2021। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बैंक। तो जो RBI होता है, आपका RBI का गवर्नर होता है, इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सही है आपका। देन एज सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द RBI इन पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसा नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई भी प्रोविजंस नहीं देता जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट RBI को डायरेक्शन दे पाए, ठीक है। एंड गवर्नर ऑफ RBI ड्रॉ हिज पावर फ्रॉम द RBI एक्ट। दे तो सिंपल स्टेटमेंट था, जनरल स्टेटमेंट था, ये भी सही है एंड ये भी सही है। सब 1 and 3 इज द आंसर। चलिए, अब कैजुअल वर्कर्स की बात कर रहा है वो। उसने बोला जितने भी कैजुअल वर्कर्स है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के कवरेज में आता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सारे के सारे जो वर्कर्स हैं वो रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। तो दिस इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट कि सबको वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम पेमेंट चलेगा। एंड गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नोटिफिकेशन से ये स्पेसिफाई कर सकती है कि कोई भी इंडस्ट्री वगैरह है वो अगर वेजेस को पे करेगी तो कुछ कोई मतलब बैंक अकाउंट से ही वो करेगी, तो कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। बट हर एक कोई कैजुअल वर्कर जो है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में नहीं आ सकता, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। चलिए, नेक्स्ट इस उसने बोला अगर इकोनॉमिक रिसेशन होता है, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक रिसेशन है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या किया जाएगा। क्या कट इन टैक्स रेट एंड अकम्पनीड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। टैक्स रेट में आप कम कर रहे हो, लोगों को बोल रहे हो कि पैसा टैक्स मत भरिए, ठीक है, या टैक्स रेट में कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे, इसका मतलब लोग क्या करेंगे, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वो सेव करने के लिए बैंकों में क्यों जाएंगे, क्यों इंटरेस्ट रेट अगर तुम ज़्यादा दोगे तो भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट एंड रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। देखिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मैंने आपको बोला जब भी दो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं तो उनमें से एक आंसर होना चाहिए। अब मेरे को खुद बताओ, अगर मेरे को पैसा लाना है, पब्लिक के पास पैसा देना है ताकि ग्रोथ हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मेरे को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। मैं एक्सपेंडिचर करूंगी पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे, तो वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। सो आंसर इज दिस। चलिए, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, आपने बाकी चीज़ों को अनचेंज रखना है, और उसने बोला जो मार्केट डिमांड होती है गुड की, वो कैसे इंक्रीज हो सकती है। कोई भी एक गुड है, ठीक है, उसकी डिमांड कैसे इंक्रीज करोगे, प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीज। अगर उसका सब्सटीट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो क्या इसकी, फॉर एग्जाम्पल टी कॉफ़ी ले लेते हैं हम, ठीक है, एक दूसरे को हम सब्सटीट्यूट करके पी सकते हैं। तो अगर जैसे टी का सब्सटीट्यूट आप क्या कर सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, कॉफ़ी का सब्सटीट्यूट टी है, ठीक है। अब जैसे टी है, इसका सब्सटीट्यूट क्या था, कॉफ़ी था। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है इसके सब्सटीट्यूट का, तो क्या टी का डिमांड बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। वो बोलेगा कॉफ़ी इतनी ज़्यादा महंगी और इससे बेटर हम टी पी लें, तो सब्सटीट्यूट का होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का इंक्रीज होगा तो क्या डिमांड इंक्रीज होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ब्रेड है, ब्रेड को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कौन है, जैम है। तो अगर जैम का प्राइस बढ़ेगा तो क्या ब्रेड की डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी, कम भी हो सकती है ना, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट डिक्रीज होगा तो इसकी प्राइस हो सकता है, इसका डिमांड हो सकता है बढ़ सकता है, ठीक है। सो ये नहीं आएगा। अगर एक गुड इन्फीरियर और तुम्हारी, देखिए अगर मेरी इनकम बढ़ रही है और जो इन्फीरियर गुड है एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर इन्फीरियर गुड है और आपकी इनकम भी बढ़े, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है फॉर एग्जाम्पल, मैं इन्फीरियर गुड लूंगी ही क्यों,
क्यों लेना इन्फीरियर गुड, तो इन्फीरियर गुड पे नहीं होगा। और प्राइस, अगर इसका कोई भी गुड है जैसे ये ब्रेड है, अगर इसका प्राइस नीचे डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी इसकी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, उसने बोला जो आपका रिटेल इन्वेस्टर होता है वो डीमैट अकाउंट आपको पता है बनाते हो जब आप स्टॉक्स वगैरह खरीदते हो, क्या वो ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेब्ट्स में कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकते हो आप। उसने बोला एक नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम होता है, मैचिंग इज अ गवर्नमेंट। अब नेगोशिएटेड में क्या होता है, जो भी शेयर्स वगैरह या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं आपकी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय भी होती है और सेल भी होती है, तो इसी प्लेटफॉर्म पे ऊपर होती है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म होता है, किसका होता है, आरबीआई का होता है, ये सही है आपका। उसने बोला जो सीडीएसएल है, सीडीएसएल जो होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज होता है, क्या ये आरबीआई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों इसको प्रमोट करेगा? सीडीएसएल को डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, इसको आरबीआई, देखिए जब इस टाइप का आता है, देखिए इसको मैनिपुलेट करना कितना ईजी है कि वो दोनों के द्वारा प्रमोट किया जाता है और 1 2 3 किसी में भी नहीं है ना। तो इन तीनों में से अगर आप देखोगे कौन सा स्टेटमेंट गलत हो सकता है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 and 2, ठीक है। और अगर सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट देखोगे ना, तो ये भी इस तरीके का कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है जिसको गलत करना डिफिकल्ट हो जाता है या गलत फ्रेम करना डिफिकल्ट है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि आरबीआई आपका जॉइंटली प्रमोट नहीं करता है। हाँ, एक नेशनल जो डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है उसको आरबीआई और आपका जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, नॉट बॉम्बे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो प्रमोट करता है, ठीक है। आई हैव रिटन नेशनल डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग यहाँ पे, एंड ये आप देख लेना। चलिए मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, देखिए आप जब आरबीआई वाला पढ़ते हो ना, तो आप उसमें पढ़ते हो कि आरबीआई एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था, वो बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था कि अगर बैंक्स को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है तो आरबीआई उनको लास्ट रिजॉर्ट पे क्या कर सकता है, लेंड कर सकता है। सो वो लिक्विडिटी जब भी क्राइसिस होती है, मतलब टेम्पररी क्राइसिस होता है बैंक्स में, तो देते हैं। दैट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स, नॉट विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट या कोई भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड एंड इंडस्ट्री को थोड़े ना बचाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसको देगा ही देगा, ठीक है, बट बैंक्स को वो देता है। अब उसने बोला है जब ब्लैक मनी जो भी हमारे इंडिया में है तो उसका क्या इफेक्ट है, मेन कॉज ऑफ वरी क्या है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए? क्या ये है कि डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है कि लोग लग्जरी हाउसिंग ले रहे हैं, रियल एस्टेट ले रहे हैं, इस वजह से? जी नहीं। या फिर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जैसे कि लोग ज्वेलरी वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस वजह से? जी नहीं। लार्ज डोनेशन दे रही है पॉलिटिकल पार्टीज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पॉलिटिकल पार्टीज में पैसा जा रहा है, उनको फर्क किससे पड़ता है कि भाई हमें रेवेन्यू नहीं मिल रहा है क्योंकि टैक्स इवेजन हो रहा है इससे, ठीक है, टैक्स से भाग रहे हैं वो, टैक्स ही नहीं लगता ना उस पर, ब्लैक मनी पे। तो फिर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोस्ट इन्फ्लेशनरी, इनमें से कौन सा है जिससे आपका इन्फ्लेशन बढ़ सकता है? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, जो पब्लिक डेट कर दोगे तो क्या मोस्ट इन्फ्लेशनरी बोला है, तो ये सारे के सारे इन्फ्लेशनरी हैं, बट सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी क्या होगा? बोरोविंग फ्रॉम द पब्लिक, बोरोविंग फ्रॉम द बैंक, ये सब इन्फ्लेशनरी है। बट क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, जब भी आप पैसा छापते हैं तो जितना ज़्यादा पैसा छापोगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हो, लोगों को ज़्यादा पैसा दे रहे हो, लोगों को ज़्यादा पैसा दोगे तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट इज मनी मल्टीप्लायर, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन था, सीएससी का ही था। मनी मल्टीप्लाई मीन्स मनी कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा के? जी नहीं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी को रेशो को बढ़ा के कैसे आप मनी मल्टीप्लाई करोगे? या फिर बैंकिंग हैबिट, लोगों की बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी तो उससे क्या हो जाएगा, आपका मनी मल्टीप्लाई होगा। पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ा भी दोगे अगर तो इसका क्या गारंटी है कि आपका मनी मल्टीप्लाई होगा ही होगा? अपने पास रख लोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? बैंकिंग हैबिट्स को बढ़ाना पड़ेगा। उसने बोला जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है वो किससे इंक्रीज हो सकती है, किससे ज़्यादा हो सकती है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, कि डिमांड ज़्यादा आ गई है बट सप्लाई उतनी नहीं है, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे आपके गुड्स के। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी, देखिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या किया जाता है, मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन चल रहा है, तुम और मनी सप्लाई बढ़ा दोगे, ठीक है, तो अगर तुमने मनी सप्लाई बढ़ा दिया इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन होगा, बिल्कुल होगा। सेकेंड आता है फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है कि आप क्या करते हैं, बोरो करते हो और एक्सपेंडिचर,
मतलब कि खर्चा करते हो। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जब भी रिसेशन आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक जो भी है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर प्रोजेक्ट्स हैं उन पे पैसा लगाती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर करती है, दैट इज फिस्कल स्टिमुलस। अगर ऐसा होगा तो मतलब आप मार्केट में पैसा डाल रहे हो, लोगों को पैसा दे रहे हो, इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ाई, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका। दूसरा होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बेजिंग। मैंने आपको भी इन्फ्लेशन इंडेक्स जो बॉन्ड्स बताए थे उसमें पता है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, चाहे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। हायर परचेजिंग पावर, बिल्कुल, अगर कोई भी एक चीज़ को परचेज करने के लिए ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ रहा है, इसका मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो ये और बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट को अगर आप बढ़ा दो, जैसे बैंक्स हैं अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं ना, वो क्यों बढ़ाते हैं, ताकि लोग अट्रैक्ट हों और पैसा बैंकों में डालें ताकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। और अगर लोग बैंक्स में पैसा डाल रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, तो इससे इन्फ्लेशन कम होता है ना कि बढ़ता है, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2 एंड 4। आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ आपको समझ में आ रही है चीज़ें। चलिए नेक्स्ट इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। दे आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय, देखिए जो भी आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये लोकल बोर्ड्स वगैरह नहीं देखते, ये आरबीआई ही देखेगा, आरबीआई रेगुलेट करता है, बट कौन से एक्ट के अंदर, जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके अंडर होता है, ठीक है। और इससे ये वाला भी सही हो जाता है, ये वाला गलत हो जाता है। दे वर ब्रॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ऑलमोस्ट हर कोई आता है आपका, ये याद रखना आप, ठीक है। 1, 1, 1 कैंसिल, 2 एंड 3 इज द आंसर। एंड दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स वगैरह को भी क्या कर सकते हैं, वो इशू कर सकते हैं। अब उसने बोला जो इंडियन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं जो इशू किए जाते हैं, जिसके बदले में बोरोविंग ली जाती है, पैसे लिए जाते हैं, तो उसका जो यील्ड होता है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, एक्शन ऑफ यूएस। देखिए जब भी ये चीज़ होती है ना, ये चीज़ इन्फ्लुएंस होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब इनकी बात होती है तो वो इन्फ्लुएंस होता है, क्यों, क्योंकि जैसे यूएस के फेडरल एक्शंस होते हैं, जो यूएस फेडरल एक्शन होगा लिया जाएगा, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर यूएस के जो फेडरल बैंक है या रिजर्व है आपका, अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, अब क्या करेंगे, यहाँ के लोग पैसा निकाल के वहाँ डालेंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो इससे हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड कम हो सकती है, तो इन्फ्लुएंस तो होगा ना इनडायरेक्टली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तो एक्शन से बिल्कुल ही होगा, इन्फ्लेशन से तो ऑब्वियसली होगा, या शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से तो होता ही होता है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल, इनमें से कौन सा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये थोड़ा सा टफ साइडर पे क्वेश्चन था, टफ साइड पे था, क्यों था ये देखिए। उसने बोला जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, देखिए ये बॉन्ड्स ही होते हैं जिनको आप लेटर पीरियड में, जैसे आपने बॉन्ड्स खरीदे उसके बदले में पैसा ले लिया, ठीक है, बॉन्ड्स इशू किया और उसके बदले में पैसा दे दिया। अब मैं ही हूँ, ठीक है, मैंने क्या कह रही है, मेरे को गवर्नमेंट ने बोला कि आप मेरे से बॉन्ड्स ले लीजिए और बदले में मेरे को पैसा दे दीजिए, तो मैंने उनको बॉन्ड्स के बदले पैसा दे दिया, ठीक है। अब एक टाइम के बाद कन्वर्ट हो सकता है, ये जो बॉन्ड्स मैंने लिए हैं मैं इनको कन्वर्ट कर सकती हूँ इक्विटी में। जब मैं इनको इक्विटी में, इक्विटी मतलब जो ओनरशिप है, जब मैं ये ओनरशिप में कन्वर्ट कर दूंगी तो उसको एज अ एफडीआई माना जाएगा। जब तक वो बॉन्ड्स में है तो वो एफडीआई नहीं होगा, तो इसको आप एफडीआई कंसीडर कर सकते हो। एफडीआई क्या होता है, जिसमें आपके पास कंट्रोल हो एसेट्स पे, एसेट्स पे जब कंट्रोल होता है, बाहर की कोई फॉरेन कंपनी है और हमारे इंडिया में या फिर हमारे इंडिया बाहर जाता है, तो जब भी एक फॉरेन कंपनी कंट्रोल करती है, जैसे इंडिया की एग्जांपल लेते हैं कि कोई बाहर की कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने पैसा लगाया तो उसका कंट्रोल हो जाता है, तो एफडीआई है। एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें क्या होता है, सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स खरीदे जाते हैं जी, लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, है ना। तो जो शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल नहीं होता, बट हाँ जो शेयर्स होते हैं उनसे प्रॉफिट लिया जाता है, ठीक है। अब ये है तो पहले फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरह, बट बाद में ये इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। सेम आपका इसके साथ है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, पहले तो आपने शेयर्स वगैरह ही खरीदे, बाद में उसको आप क्या कर सकते हो, अगेन जब 1% से, मतलब कुछ परसेंटेज होता है, मिनिमम परसेंटेज आई थिंक 10% से जब अबव हो जाता है इन्वेस्टमेंट, तो उसको आप क्या कर सकते हो, इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। जब इक्विटी में हो गया, ओनरशिप हो गया, तो ये भी एफडीआई की तरह होता है। सेम आपका जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं, ये भी सेम वर्क करती हैं, होते तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरह है, बट बाद में आप इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये भी आपका एफडीआई हो सकता है। बट जो नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट्स होते हैं, ये जो आपके एनआरआईज होते हैं ना, ये इनकी सेविंग्स होती हैं,
जो आप रेमिटेंस देखते हो ना, ये रेमिटेंस होता है जो कि बैंक की लाइबिलिटी होती है, ना कि उसका एसेट होता है। सो ये गलत हो जाता है। सो आंसर इज 1, 2 एंड 3। अब उसने बोला डीवैल्यूएशन, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि अगर आपकी करेंसी जो है उसका डीवैल्यूएशन हो रही है या डेप्रिसिएशन हो रही है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या चीज़ें हो सकती हैं। इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, मैंने बताया था कि अगर हमारी जो कंट्री की जो वैल्यू है मनी या फिर जो रुपी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे, अभी ऊपर ही बताया, तो ये सही है। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एंड इम्प्रूव द ट्रेड, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी थोड़े ना, फॉरेन वैल्यू की उसमें हमारी नहीं बढ़ेगी, इंक्रीज थोड़ी ना होगी, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव नहीं होगा। सो आंसर इज ओनली 1। ठीक है, मूविंग टूवर्ड 2020। 2020 के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी के। ठीक है।